अस्सलाम वालेकुम। आखिरी क्लास इंशाल्लाह आज हमारी है, रिवीजन क्लास 2 पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। बच्चे तो बिल्कुल नहीं आए हैं, तो जब तक बच्चे आएँ तब तक मेरे ख्याल में हम एबीसी वाला सवाल कर लेते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग शुरू करते हैं। कल जाते हैं बच्चे कह के डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट कीजिएगा, कुछ बच्चे, वो बच्चे खुद अभी आए नहीं। चले जी, क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं रिसेंट अटेम्प्ट का। क्वेश्चन 2 भी हो गया, 3 करना था, होमवर्क दिया था आपको। वैसे तो इस दफ़ा एबीसी आ चुका है और ओवरहेड्स का चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें जी, असल में इस ग्रिड के अंदर आप लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो आ चुकी, ओवरहेड्स का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर 3। इसमें से इस दफ़ा देखें, इसमें से बड़ा सवाल भी बनाने की उसको इजाज़त है, लेकिन नॉर्मली जो करता आ रहा है, अगर आप ट्रेंड देखें, एक दफ़ा 16 नंबर का सवाल आया है, वैसे नॉर्मली वो 8 से 10 नंबर का सवाल इसमें पूछता है। बाकी कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन जो है, ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी, और तकरीबन 35 से 45 नंबर की ये ग्रिड है। तो तीसरा सवाल जो है वो लेबर कॉस्टिंग से भी डाल सकता है, वैसे इस दफ़ा आया हुआ है लेबर कॉस्टिंग का सवाल, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से भी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सवाल में भी इस दफ़ा ना करे। बहरहाल टॉपिक हमने छोड़ के तो कोई नहीं जाना, तो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, छोड़ने वाली चीज़ कोई नहीं होती। फिर कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन के अंदर आपको जैसे बता चुका हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग का इस बार जॉइंट बाय प्रोडक्ट का चांस ज़्यादा है, और जॉइंट बस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अच्छा बड़ा सवाल आ गया, इसलिए मैं भी टारगेट कॉस्टिंग की तरफ चला जाए। अगेन 3 ही टॉपिक हैं, 3 टॉपिक्स में से 25 नंबर से 30 नंबर, ठीक है। आप R1 तो नहीं ना, R2 वाले हो आप? ओके, डिसीजन मेकिंग में आपके डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर जो है इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लास्ट टाइम शटडाउन में से सवाल आया, तो इस दफ़ा मे भी कोई से 2 सवाल और कर ले। बाकी CVP, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही है, इन 2 में से कोई एक आ ही जाता है। अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि इस पहली ग्रिड में से हमें ABC का सवाल आया था रिसेंट टाइम में, जो आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था, तो किसी ने करने की जहमत तो नहीं की होगी, आपने कर लिया, हो गया था आसानी से। मुझे भी कराओ फिर जल्दी से, बच्चे पूरे करने तक ये कर लेते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कंप्यूट करना है फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच प्रोडक्ट, लेकिन यूज़ किसे करना है जी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है और जो ABC है, इसमें फ़र्क क्या है? देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम सारे FOH को ही पकड़ते थे, लेकिन उनको डिपार्टमेंट वाइज, पहली बात सारे FOH को पकड़ा और उसको एक ही बेस से डिवाइड कर दिया, सिंगल OAR। वो तो बिल्कुल ही सिंपल था। थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने क्या किया, हम सिंगल OAR निकालते थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट वाइज FOH को बांट लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स में। फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सेकेंडरी एलोकेशन करके, कोई एक साल देख रहे हैं, सेकेंडरी एलोकेशन करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर दिया, और फिर हर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज OAR निकाल लिया। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन थी। इसमें मैक्सिमम ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का सवाल इस दफ़ा आपसे टेस्ट करेगा। तो हम क्या करते थे, हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ चले जाते थे, सारे बिजनेस के FOH को एक डिपार्टमेंट के हिसाब से एलोकेट करते थे, एक डिपार्टमेंट के हिसाब से करने के बाद फिर डिपार्टमेंट वाइज OAR निकल आता था। लेकिन ABC कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या किया, ABC कॉस्टिंग के अंदर हम इस फॉर्मेट पे चलते थे। ये हम डिफरेंट कॉस्ट पूल्स बना लेते थे। लेबर कॉस्ट एक पूल बना लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट एक पूल बना लिया, सेटअप कॉस्ट एक पूल बना लिया, ठीक है, हीटिंग एंड लाइटिंग एक पूल बना लिया। अब उस पूल का OAR निकालते थे। ये फ़र्क समझना है। ABC के सवाल अभी करने लगे हैं, वो तो अब रिवाइज हो जाएगा, लेकिन FOH इससे भी आसान होता था। पूरे डिपार्टमेंट के पूरे ही फैक्ट्री के FOH
जिसमें आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपका फ्यूल है, आपकी डेप्रिसिएशन है, आपकी क्लीनिंग मेंटेनेंस है, क्लीनिंग है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ये सारे खर्चे FOH के फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे होते थे। हम ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते थे, सारों को इकट्ठा करके एक बेस से डिवाइड करके सिंगल OAR निकालते थे। थोड़ा आगे बढ़े तो सारों को इकट्ठा दिया भी होता था उसने, मतलब अगर पूल बना के भी, तो हम उसको डिपार्टमेंट वाइज तोड़ते थे और मैक्सिमम तोड़कर डिपार्टमेंट वाइज करके डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटल OAR निकाल लेते थे और डिपार्टमेंटल OAR निकाल कर फिर प्रोडक्ट वाइज भी चले जाते थे। हमने वो शाइन ग्लो, याद होगा आपको, सवाल किया था कि पहले तो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज किया, डिपार्टमेंटल रेट निकला और फिर आगे लग रहा है, हाँ ये मेरे ख्याल में वही है। डिपार्टमेंट वाइज जब OAR निकल आता था, डिपार्टमेंट वाइज OAR निकल आता था, फिर उसको आगे प्रोडक्ट वाइज भी बांट लेते थे। कोई सवाल मिल जाए, कोई सवाल मिल जाए, शाइन ग्लो मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ है, डिपार्टमेंटल OAR निकला हुआ है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट वाइज तक भी गए थे। तो हमने क्या किया था, डिपार्टमेंटल FOH निकाले, डिपार्टमेंटल रेट निकाला और फिर, बल्कि डिपार्टमेंटल रेट नहीं निकाला था, जो FOH निकले डिपार्टमेंट वाइज उसको फिर प्रोडक्ट वाइज बांट लिया था, या यूनिट्स की बेस पे, या जो बेस उसने मुनासिब दे दी, परसेंटेज की बेस से या किसी और बेस से, उसने कहा जी मशीन आर्स है, लेबर आर्स है, किसी बेस के ऊपर ही हमने बांट लिया। दोबारा ज़रा देख लें, ये दोनों चैप्टर्स की समरी है, सिंपल। इसको अब क्या कराना है, ये तो आप जो रिवीजन प्लान वाले सवाल हैं वो करने हैं, लेकिन बात बहुत सादा है। सारी फैक्ट्री के FOH इकट्ठे किए, क्या कुछ हो सकता है, मैंने आपको मिसाल दी है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्रिसिएशन है, फ्यूल एंड लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ठीक है, रिपेयर मेंटेनेंस है, सेटअप कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट जो है, जो कि फैक्ट्री की कॉस्ट है, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो FOH है। अब वो सारे FOH को इकट्ठा करके एक बेस से डिवाइड करें, सिंगल OAR यूज़ कर लें एब्जॉर्ब करने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ें, उन सारे FOH को जो इस तरह से उन्होंने बनाए हुए थे पूल्स, उन पूल्स को डिपार्टमेंट्स को बांटें, प्रोडक्ट को नहीं बांटना, प्रोडक्ट को बांटते डायरेक्ट, प्रोडक्ट को नहीं बांटते डायरेक्ट, तो ABC के अंदर बांट सकते हैं ना, तो डिपार्टमेंट्स को बांट दिया और डिपार्टमेंटल रेट निकाला, डिपार्टमेंट्स को बांटा, डिपार्टमेंटल रेट निकाल लिया और OAR एब्जॉर्ब करवा लिया, OAR की बेस पे FOH एब्जॉर्ब करवा लिया। थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा जी डिपार्टमेंट भी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो हमने अपनी तरतीब नहीं बदली थी, हमने कहा था डिपार्टमेंटल FOH निकालो, फिर इन FOH को प्रोडक्ट वाइज बांट लो। लेकिन किसको बांटा है हमने, डिपार्टमेंटल FOH को प्रोडक्ट्स में बांटा है, फिर हमने प्रोडक्ट वाइज जो है वो रेट निकाल लिया था, लेकिन डिपार्टमेंटल FOH बटे थे, क्या डिपार्टमेंटल FOH बटे थे, और किस बेस पर, वो या तो यूनिट दे देगा या परसेंटेज, किसी एक चीज़ की बेस बना के हमने। तो बात क्या हो रही है जी, जल्दी से आ गए आप लोग, मैंने FOH रिवाइज करा दिया है, अब दोबारा सुने आपके लिए, ये जो लेट आए हैं। मैंने कहा जी FOH के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने फैक्ट्री के खर्चे हैं उनको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में खड़े होकर एक रेट निकालते हैं। सबसे पहला काम, सारी फैक्ट्री के FOH, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जो खर्चा भी फैक्ट्री का है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं, वो क्या है, FOH। तो सारे FOH को इकट्ठा करके पूरी फैक्ट्री का, पूरे बिजनेस का एक बेस यूज करके एक OAR निकालते थे। सबसे पहले ये काम किया, सिंगल OAR, ठीक है। तरतीब क्या होती थी, तरतीब ये होती थी कि हम स्टार्ट में खड़े होकर बजट करते थे अपने FOH को और उसको डिवाइड करते थे बजटेड बेस के साथ और OAR निकल आता था। अब ये बजट्स को डस्टबिन में फेंकते थे, OAR को पकड़ लेते थे, एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके अब्जॉर्ब FOH निकालते थे और पीरियड एंड आता था तो फिर हम अंडर ओवर की अकाउंटिंग कर लेते थे, सिंगल OAR। हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा नहीं यार, डिपार्टमेंट्स बड़े बड़े अब बन गए हैं, एक प्रोडक्ट कई डिपार्टमेंट से गुजर के आती है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ चल पड़े। हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन की, जिसमें हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट्स बना लिए। अभी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट्स में अब जो FOH थे वही इनडायरेक्ट मटेरियल, वही इनडायरेक्ट लेबर, वही रिपेयर मेंटेनेंस, वही डेप्रिसिएशन, वही इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, वही सेटअप कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, ये जितने FOH थे, फैक्ट्री के खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, डायरेक्ट लेबर नहीं, वो क्या है, FOH। उसको हमने बांट लिया इन डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन को और सर्विस को। फिर सर्विस वाले भी कहाँ पे फेंक दिए, प्रोडक्शन को, उसके कुछ मेथड्स थे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने स्टार्ट में खड़े होकर डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई और डिपार्टमेंट वाइज OAR निकाला था, लेकिन किन का, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का।
सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी कहाँ पे बांट देते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। यानी कि ये दो तरीके होते थे। सेकेंडरी एलोकेशन, जब सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन में बांटते थे तो सर्विस डिपार्टमेंट अगर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही मतलब सर्विसेज दे रहे हैं फिर तो आसान होता था, और अगर रेसिप्रोकल अगर आपस में सर्विस दे रहे हैं तो नॉन रेसिप्रोकल है तो फिर तो आसान था। रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल में तो क्या करते थे? सीक्वेंस फॉलो कर लिया। रेसिप्रोकल में फिर हमें क्या करना पड़ता था? या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक मेथड। तो बात, ये सारी कहानी का लुबे बात क्या है कि हम क्या करते थे, हम FOH को, सारे FOH को पहले सारे डिपार्टमेंट में बांट के जैम वाला सवाल, एक सवाल करोगे सारा याद आएगा, लेकिन एक नहीं करना, सारे करने रिवीजन प्लान वाले, ठीक है। लेकिन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम रिवाइज होगा, और ये इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है इसमें से ऐसा सवाल अल्लाह आपको दे देंगे जो आप आराम से कर सकेंगे, ये एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इसमें ये होता है ना कि 10 नंबर का सवाल है तो 6-7 नंबर तो खामखाई आ जाते हैं, ठीक है, 1-2 बेस गलत करोगे, ठीक है। खैर, अच्छा, कॉपी पेस्ट टाइप। तो सारे FOH को पकड़ा, डिपार्टमेंट वाइज बांटा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी प्रोडक्शन में बांटा, डिपार्टमेंटल FOH आए, मुनासिब बेस ढूंढ के डिपार्टमेंटल रेट निकाला। अब इस डिपार्टमेंटल रेट को यूज करके हम कॉस्ट एब्जॉर्ब करवा लेते थे FOH। फिर नया मसला आ गया, नमक खुल गया था कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट तो थे ही, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो गई। हमने कहा नहीं, कोई नवा काम नहीं करते, हम इसी को ही लेकर चलते हैं, यहाँ से आगे बदल लेंगे, डिपार्टमेंटल FOH को फिर प्रोडक्ट्स में बांट लेंगे। उसके लिए सवाल ही कोई बेस बताता था, मसलन प्रोडक्शन की बेस पे बांट लिया, या सवाल कहता था मसलन मशीन जो है वो ए प्रोडक्ट पर इतना काम करती है, B पर इतना काम करती है, उस बेस पे बांट लिया। कोई मुनासिब बेस सवाल में गिवन होती थी तो वो हमने प्रोडक्ट वाइज जब डिपार्टमेंटल FOH को बांटा था, जैसे शाइन और ग्लो वाला सवाल आपको याद आ रहा होगा, इसमें भी क्या किया, सारे FOH पकड़े, डिपार्टमेंट्स को बांटे, फिर सर्विस को भी प्रोडक्शन में बांटा, फिर आ गए हमारे पास डिपार्टमेंटल FOH। आए वही डिपार्टमेंटल FOH है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है, अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंटल FOH को सवाल बताता था, जैसे ये 27 है, इसमें कहीं ना कहीं को बताया होगा, ये देखो, ओवरहेड्स अब्जॉर्ब इतने एनी अंडर ओवर, कहीं पर कोई चीज़, कोई बेस हो जिस बेस के ऊपर, ये हमें फिर यूनिट्स ही मिले थे इसमें, हमने कहा था, उन्होंने क्या कहा है कि जी मैन्युफैक्चर किया उन्होंने 1,60,000 यूनिट शाइन और ग्लो के, तो हमने इस बेस के ऊपर फिर दोनों को बांट लिया था, ठीक है। कोई ना कोई बेस सवाल में गिवन, जब एक आधे सवाल परसेंटेज गिवन थी, इतना काम इस पे हुआ, इतना इस पे हुआ है, तो डिपार्टमेंट ने जितना काम जिस प्रोडक्ट में पिया FOH उसी को जाने चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर काम वही चल रहा है। अगेन आखिरी बार सुनो, सारे FOH को इकट्ठा किया, सारे बिजनेस की एक बेस बनाई, सिंगल OAR आया, डिपार्टमेंट्स बढ़े। अच्छा, सिंगल OAR यूज करके हमने कर लिया, डिपार्टमेंट्स बढ़े, हमने कहा भाई FOH को डिपार्टमेंट वाइज बांट दो, सारे FOH बने, पूल बने हुए थे, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटीरियल है, ये रिपेयर मेंटेनेंस है, ये फ्यूल है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्लीनिंग मेंटेनेंस है, वगैरह वगैरह, पूल्स बने हुए थे, उनको बांटा किस में? डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन में भी, सर्विस में भी, फिर सर्विस को भी बांटा प्रोडक्शन में। अब डिपार्टमेंटल FOH आ गए, डिपार्टमेंटल रेट निकालना है तो यहीं पर बेस से डिवाइड किया, डिपार्टमेंटल रेट आया और FOH एब्जॉर्ब करवा दिए। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट है तब, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो फिर इन डिपार्टमेंटल FOH को यहीं रोक करो, यार नहीं निकालते थे, बल्कि इनको प्रोडक्ट वाइज कर लेते थे किसी न किसी बेस पर। जब वो प्रोडक्ट वाइज हो जाते थे तो फिर प्रोडक्ट वाइज हम FOH का रेट निकाल लेते थे, ये इसका FOH का रेट निकाल सकते थे, ठीक है। तो अंडर ओवर निकला हुआ डिफरेंट वर्किंग डिफरेंट है, लेकिन अगर वो यार निकालना है तो प्रोडक्ट वाइज निकल सकता है, A का अपना, B का अपना, ठीक है। ये बात समझ आई? इससे आगे तो कुछ नहीं था इसमें। फिर हमने कहा यार और काम जदीद होते जा रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटल रेट भी मता नहीं कर रहा, कोई जदीद तरीका होना चाहिए। तो जदीद तरीका आपका रिसेंट टाइम में आया, वो कौन सा था जी? ABC। अब ABC में क्या करते हैं भाई, फैक्ट्री तो वही है, FOH तो वही है, उनके उसी तरह से पूल्स बने हुए हैं, उसी तरह से इंडायरेक्ट मटीरियल है, उसी तरह से इंडायरेक्ट लेबर है, उसी तरह से रिपेयर मेंटेनेंस, उसी तरह से डेप्शन है, उसी तरह से फ्यूल है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इन पूल्स को डिपार्टमेंट्स में बांटने की बजाय हर पूल का अपना OAR निकालो, हर एक्टिविटी का अपना OAR निकालो। वो एक्टिविटी का OAR निकल आया। अब जिस प्रोडक्ट, और यहीं से डायरेक्ट प्रोडक्ट से चलते थे, जिस प्रोडक्ट ने जितना उस एक्टिविटी को यूज किया है वो उसको एब्जॉर्ब करवा के उसको FOH चार्ज कर दो। ये पूरी लाइन समझ आई है, पूरी तरतीब समझ आई है, ठीक है। सिंगल OAR था तो सारे FOH पकड़े, उनको पकड़कर इकट्ठा किया, बजट किया, उन पे एक बेस लगाई, एक OAR निकला, उस एक OAR को यूज करके
FOH एब्जॉर्ब करवाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। बात बढ़ी, डिपार्टमेंट्स बढ़े, डिपार्टमेंटल OAR निकालना था या प्रोडक्ट वाइज OAR निकालना था। प्रोडक्ट वाइज भी हम निकाल लेते थे, लेकिन तरतीब एक ही होती थी कि हम क्या करते थे, हम FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते थे डिपार्टमेंट्स की, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते थे स्टार्ट में खड़े होकर बजटेड FOH की, और उसको कुछ याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ ज़्यादा ताज़ा हो रही, सबसे पहला टॉपिक है ना, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ इस पर। तो डिपार्टमेंटल OAR निकालते थे या डिपार्टमेंट वाइज FOH निकाल के उसको प्रोडक्ट में बांट के प्रोडक्ट वाइज OAR भी निकाल सकते थे। लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है, FOH को डिपार्टमेंट्स में ही बांटते थे। इसको कहते थे डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते थे? डिपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा, ठीक है। सिंगल भी आ सकता है, यानी कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ये हमारा जो चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये? हैं? नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मुझे नंबर नहीं पता होते, मुझे चैप्टर का नाम तो मुझे पता होता है। चैप्टर 3 था, ठीक है। तो ये क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था? OAR, ट्रेडिशनल अप्रोच में OAR या तो अकेला पूरे बिजनेस का निकाला, पूरी फैक्ट्री का निकाला एक ही, या डिपार्टमेंट वाइज FOH बांट के डिपार्टमेंटल रेट निकाला, या डिपार्टमेंट वाइज FOH निकाल के उनको प्रोडक्ट्स में बांट कर प्रोडक्ट वाइज भी निकालते थे। लेकिन बातें बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हुए, हमें ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं यार, अब जो बच्चा लेट आता है मेरा दिल करता है सारी बात मैं उससे भी करूं। अब ये स्टार्ट वाले 10, 15, 20 मिनट सबने रिकॉर्डिंग लेनी है, अच्छा, जो लेट आ रहे हैं। अच्छा, अब डिपार्टमेंटल OAR से भी आगे बढ़े हमने कहा नहीं यार, वही इनडायरेक्ट मटेरियल, वही इनडायरेक्ट लेबर, वही रिपेयर मेंटेनेंस, वही डेप्रिसिएशन, वही इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, वही खर्चे जो फैक्ट्री के हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, FOH हैं, वो पूल्स तो बने हुए हैं, उन पूल्स को, उन कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में ना बांटो। डिपार्टमेंट से बांटने की बजाय हर पूल का वहीं पर अपना एक OAR निकालो, इलेक्ट्रिसिटी का अपना OAR निकालो, रिपेयर मेंटेनेंस का अपना OAR निकालो, डेप्शन का अपना OAR निकालो। मिसाल के तौर पर उन्होंने पूल्स बना के दी। सेटअप कॉस्ट का अपना एक, सेटअप कॉस्ट पहले भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, पर वहां सेटअप कॉस्ट डिपार्टमेंट्स में बांटते थे। अब सेटअप कॉस्ट को क्या करना है? सेटअप कॉस्ट का अपना OAR निकाल के उसको प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के 10 सेटअप लगे हैं, दूसरी पे 5 लगे हैं, तो जिस पे 10 लगे हैं, अगर हमारा OAR पर बैच निकला है, सेटअप का एक्टिविटी का OAR निकला है लेट से 500 रुपया, तो जिस पर 10 बैच लगे हैं 10 × 500 करोगे, जिसके 5 है उसको 5 × 500 करोगे। तो एक्टिविटी बेस्ड में फिर क्या किया हमने? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या किया हमने FOH को पूल्स में कन्वर्ट किया, या पूल्स वो बना के देते, उन पूल्स को फिर डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटना, उन पूल्स का ही OAR निकालना है। ये इस दफा आ चुका है, ये इस दफा शक है क्या आएगा, ये इस दफा आ चुका है। उन पूल्स का ही OAR निकालना है, और उस OAR को फिर प्रोडक्ट को डायरेक्ट ही क्या कर देना है? चार्ज कर देना है, ठीक है। ये बात समझ आई। अब इस दफा वाला सवाल करते हैं, लेकिन फॉर्मेट जरा देख लें, क्योंकि इस दफा तो आया है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ये आपने खुद ही करना है, कोई सवाल नहीं मेरे पास। ये देखो जी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन असल में भूले ही नहीं ना, हम भूल सके ही नहीं। मेरे ख्याल में आखिरी दिन या उससे सेकंड लास्ट दिन भी नॉर्मल क्लास जब सिलेबस ख़त्म हो रहा था हमारा, जुम्मे को हफ्ते को ख़त्म हो गया था सिलेबस, शायद उस दिन नहीं तो जुम्मे वाले दिन भी हमने वो फॉर्मेट खोल के देखा था। ऐसी मुसीबत है, उसने जान नहीं छोड़ी। या ये 16 की तरह से FAR 1 वाले आलू हर जगह पे पहुंचा हुआ है, हर सब्जी में। यह है जनाब आपका फॉर्मेट। कॉस्ट पूल्स गिवन होंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करने हैं, मुनासिब या तो बता देगा या मुनासिब आइडेंटिफाई करेंगे। और ये मैंने आपको बताया था ICAP क्या करता है, इसकी अलग वर्किंग कर लेता है, तो ICAP का कॉस्ट ड्राइवर के बाद प्रोडक्ट आ जाती है, हम इसी के अंदर ही कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैंने 2 बातें बताई हैं, ये बड़ी अहम बात है, आखिरी क्लासों में ये बात आती है, ये भी आपके लिए ICAP से पूछा था। हर बात है, ICAP वाले तंग आ गए हमसे सचमुच। ये पेज है जी, कॉलम ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करें बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे करो, कोई मसला नहीं। यहाँ तक भी उन्होंने तो कह दिया कि इधर से शुरू करो, इधर करो, इधर करो, यूं, तब भी नंबर देंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ से सवाल शुरू करो, ऐसे सवाल खोल के ऐसे सवाल बना लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो ना नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, अगर ये खाली है तो, या काट दो, जो भी करना है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका सवाल सिर्फ हुआ होना चाहिए। यूं करके भी करोगे तो वो चेक कर देंगे, लेकिन यूं करना मुनासिब नहीं है। अच्छा वाला पर्चा चल रहा हो एकदम से हो गया, या ये क्या हो गया, लेकिन कर देंगे तो भी नंबर वो देते हैं, वो चेक करते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको कोई लेंथी चीज़ लग रही है जो कि कम ही होती है, नॉर्मली FOH में कभी कभी हो जाती है, तो आप उस सफ़े पर
यूं करें, पेपर यूं था यूं कर लें कोई मसला नहीं, यूं ना करें यूं कर लें कोई मसला नहीं, ऐसे करके नंबर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा मदर का रेड, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने ज़रा फॉर्मेट देखा ना तो मुझे डर लगा कि आपको ये, तो ये आप अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, हमारा फॉर्मेट कैसे था। हमने क्या किया, जो पूल है उसको उसकी मुनासिब ड्राइवर से डिवाइड किया, उस पूल का OAR निकला। अब ए ने जितना यूज़ किया उस पूल को, बी ने जितना किया उनको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लिया आपने। ये मैंने समरी बनाई थी जब ABC में गया था, सिंगल OAR में, डिपार्टमेंटल में और FOH इसमें एक्टिविटी बेस में। फ़र्क क्या है, FOH को प्रोडक्ट वाइज बांटा और हर प्रोडक्ट का OAR निकाला और फिर उसको प्रोडक्ट को चार्ज किया, और अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हैं तो फिर डिपार्टमेंटल FOH को वहीं से ही प्रोडक्ट में बांट दिया। पर बांटा किसको, डिपार्टमेंट वाइज करने के बाद FOH को फिर आगे जो मर्जी करें, डिपार्टमेंट्स को बांटते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को नहीं बांटते, यहाँ पर पूल को पूल ही रहने देते हैं, उस पूल का अपना OAR निकाल लेते हैं और उसको डायरेक्ट फिर किसको डाल देते हैं, प्रोडक्ट को। 1 है, 2 हैं, 10 हैं, जितनी भी है, ठीक है। ये वो समरी थी जो मैं ज़बानी बोल रहा था। ले पिक्चर, वैसे तो मैंने उधर नहीं डाली, रिवीजन इसकी क्या करनी होती है, पर कर दी फिर भी हमने। हाँ यार, कहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, आज आप लोगों से फ्री हो जाऊँगा फिर बैठ के करूँगा ये सारे काम, फिर सिर्फ ACC रह जाएगा। एक है नहीं, आज तो जोहर तक हो जाएगी इंशाल्लाह, है कुछ नहीं। अच्छा जी सुने, जोहर 2-3 बजे तक, वैसे जहन में यही है। अच्छा जी, अब सॉरी, ये इधर ही रहने देते हैं, ये इधर ही रहने देते हैं। आ जाए सवाल, कंप्यूट फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच प्रोडक्ट। अब अगर इस अटेम्प्ट में ABC नहीं देता तो यही काम कर सकता है, लेकिन फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग ABC नहीं कहेगा, ठीक है। और इसी तरह से ये देखो, ये FOH की तरह, ये FOH है, सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर होती है, आपको पता है। सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर को सुपरवाइज करते हैं, तो फैक्ट्री का खर्चा, पर FOH है। फ्यूल एंड पावर है, रिपेयर मेंटेनेंस, मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस, फैक्ट्री की, अदर ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब के सब डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, पर फैक्ट्री के खर्चे हैं। अब इसी को अगर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है अब्दुल्ला भाई, तो आपने इनको डिपार्टमेंट्स में बांट देना है। वो कहता है जी मसलन हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो चलती है वो 2 डिपार्टमेंट से होकर गुजरती है, एक है क्या कहते हैं उसको, नाम थे ना अभी, क्या वो भी पढ़ के आए हैं, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, दूसरा फिनिशिंग है, ठीक है। तो इन सब को किस में कर दें जी, कोई बेस लेकर दोनों 2 में बांट दें और फिर उसका OAR निकाल लें, या प्रोडक्ट वाइज करना है तो FOH डिपार्टमेंट वाइज को बांट दें और फिर उन प्रोडक्ट्स को OAR निकालें। पर FOH को कहाँ फेंकना है, डिपार्टमेंट्स में। लेकिन ABC कॉस्टिंग क्या कहता है, FOH को डिपार्टमेंट्स में नहीं फेंकना, बल्कि FOH को पूल्स पे ही रहने दो। ये पूल्स हैं, यही पूल्स डिपार्टमेंट्स में बांट दें बेस की बुनियाद, किसी मुनासिब बेस पर, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बन गई, ट्रेडिशनल अप्रोच। यही पूल्स को यहीं रख कर इनका OAR निकाल लें, हर एक्टिविटी का अपना OAR निकाल लें, तो यही तो एक्टिविटी बेस है, ठीक है। तो ये सवाल आ गया, और जो पिछली बात कर रहा हूँ वो मे भी आ जाए इस दफ़ा, ठीक है। एनीवेज, सबसे आसान टॉपिक और सबसे आसान सवालों में एक सवाल होता है ये। एनीवेज, जैसे इस अटेम्प्ट में भी इससे आसान कोई सवाल नहीं था, पता नहीं आपको बाकी लगे हों तो मुझे नहीं पता, ठीक है। और मैंने वो भी देखे यार रात को जिनके ऊपर 14% रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, आप देखोगे, इट विल बी ईजी, वॉक इन द पार्क। लेकिन आप फिर कहोगे ये हमारे पेपर में नहीं आने, तो मैं याद करता रहा हूँ कल सारी क्लास में, बच्चों को ही कहता रहा हूँ। बच्चा कहता है, एक मेरी क्लास में बैठा तो कहता है हमारा ये पर्चा नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा को मान रखो। अच्छा जी सुने, वर्क हार्ड लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट्स यूजिंग ABC ऑफ फैक्ट्री फॉर एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री, ABC यूज़ करते हैं। डिटेल ऑफ इट्स ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सैलरीज एंड लेबर सुपरवाइजर ऑफ, ये सारे आगे पढ़ लिए थे पहले। फॉलोइंग डेटा इज एस्टिमेटेड फॉर एलोकेटिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये डिफरेंट बेसिस हैं, खुद डिसाइड करना है, कोई एक आधी ऊपर नीचे हो भी जाती है, खैर है, ठीक है। पर 9 नंबर है, 6-7 नंबर कहीं भी नहीं गए, ठीक है। और इसी का ही रिजल्ट था आपके सामने, चलो आपको पता है, साथ ही लिख लिया आप लोगों ने। अब इधर देखो, कितने गया सवाल है जी। अब
प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल की परचेजेस केजीज में गिवन है, ऑर्डर की क्वांटिटी केजीज में गिवन है, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट भी था ना, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, नंबर ऑफ मशीन्स हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट है, मशीनें 30 हैं, हर यूनिट पर 0.3 आवर लगते हैं, एनर्जी कंजम्पशन है किलोवाट आवर्स में और एरिया है। कहता है अदर ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्शन की बेस पे, यानी इसके लिए तो उसने खुद कह दिया क्या कर लो प्रोडक्शन। अब बाकियों की मुनासिब बेस बना लेनी चाहिए, थोड़ी सी अंदाज़ा लगा लेते हैं, कोई चीज़ डिबेटेबल भी निकल सकती है। तो अदर ओवरहेड्स के लिए तो हमने क्या कह दिया जी, मैं बल्कि यूँ लिख लेता हूँ प्रोडक्शन यूनिट्स। वैसे हम क्या करते थे, हम यूँ करते थे 1 2 3 है ना, चलो खैर अभी ऐसे ही लिख लो यूनिट्स। उसके बाद ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए क्या बेहतर है जी आपके ख्याल में इन सब में? ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे मेरे ख्याल में, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होना चाहिए। ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, निकल सकते हैं 75/25 करो 3 ऑर्डर्स, ठीक है। 110/27,500 पता नहीं सीधा निकलता है कि नहीं, सीधा है फिगर ये भी 4, 150/30 5। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे छोटी सी वर्किंग करके, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक ही ऑर्डरिंग कॉस्ट है और उसके एक ही नीचे वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, बस ठीक है, आसानी है। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री की, मतलब बिल्डिंग की, कैंटीन की, वगैरह वगैरह चीज़ों की, और एक है रिपेयर मेंटेनेंस मशीनों की अपनी। अब फैक्ट्री और मशीन्स रिपेयर मेंटेनेंस बांटनी हो, देखो 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 देखो, देखो ये हो गया, ये हो गया, फिलहाल प्रोडक्शन भी हो गया है, लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये कहीं भी लग सकता है। अब फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस भी है और मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस भी है, क्या ख्याल है? मशीन की मशीन आवर्स पे कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मशीन आवर्स तो गिवन नहीं है, निकल सकते हैं। प्रोडक्ट ए पर 30 मशीनें काम कर रही हैं और हर मशीन एक यूनिट पर 0.3 आधा घंटा लगाती है और प्रोडक्शन जो है वो 50,000 यूनिट्स की हुई है, ठीक है। कितना बनता है वैसे ज़रा चेक तो करो, 50,000 इंटू 0.3 करो ना, असल तरतीब तो ये होनी चाहिए, एक यूनिट पर 0.3, एक यूनिट पर 0.3 आवर्स लगते हैं और 30 मशीनें काम कर रही हैं, तो चलो देखते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से इसको वर्किंग को कर लेते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों की जो है वो निकालेंगे, वो लगाएंगे किस बेस पर? मशीन आवर्स की बेस, और फैक्ट्री की भी मशीन आवर्स की बेस पर नहीं, एरिया मुनासिब है, एरिया गिवन है, एरिया ऑक्युपाइड बाय मशीन, तो एरिया स्क्वायर यार्ड्स के अंदर गिवन है, तो ये एक अच्छी बेस इसकी हो सकती है। फ्यूल एंड पावर के लिए तो बहुत आसान, सबसे आसान किलोवाट आवर्स, और सुपरवाइज़र सैलरीज जो हैं लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है तो डायरेक्ट ही है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है तो जुनेद खान आपके एजाज़ में हम ना अभी वेट कर रहे थे एजाज़ में आपके, ठीक है, और हम चलो जी करते हैं अपना सवाल, मार्कर्स निकालो यार। क्या करेंगे? ये फॉर्मेट बनाएंगे जुनेद, हम ये फॉर्मेट बनाएंगे ये ABC का, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट गपशप लगा ली है, हम बहुत इंपॉर्टेंट गपशप लगा चुके हैं, तो आप लोग काइंडली ये पहला आधा घंटा 15 मिनट जो मिस हुआ है लाजमी लीजिएगा, क्योंकि FOH के टॉपिक आपका तैयार था, लेकिन चूँकि पढ़ते हुए हर चीज़ अलग अलग पढ़ी थी, FOH का चैप्टर अलग 10-12 दिन ले गया था, फिर उसका ABC आया था, समझ नहीं आ रही थी कि किस किस तरह से चल रहे हैं, शुरू का अरसा था। अभी 10-15 मिनट में हमने सिर्फ उसकी समरी बनाई है, वैसे मैंने उस वक्त भी बनाई थी, लेकिन उस वक्त आप और थे, आज आप और हैं, तो एक छोटी सी समरी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमने फॉर्मेट बनाना है, कॉस्ट पूल्स लेंगे, FOH एक्सपेंसेस, कॉस्ट ड्राइवर्स, एक्टिविटी वाइज FOH का रेट, और फिर AB कितनी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं AB C भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, स्प्रिंग 2000
25 का। वर्क हार्ड बेटा, देखो वर्क हार्ड, आज मैं यही कह सकता हूँ आपको, आज से ही शुरू कर दो वर्क हार्ड। जी क्या फॉर्मेट है जी? सबसे पहले कॉस्ट पूल लेते हैं हम। कॉस्ट पूल्स को हम प्यार से एफओएच एक्सपेंस भी कह सकते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि पिछले में कहते आए थे इसको, यही एफओएच एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं जी कॉस्ट ड्राइवर्स, जिसको हम प्यार से बेस कह लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें आदत थी बेस, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एक्टिविटी वाइज एफओएच, एक्टिविटी वाइज ओएआर, ये निकाल लेंगे हर एक्टिविटी का अपना। और उसके बाद फिर हमने इसको प्रोडक्ट्स में चार्ज कर देना है, ए, बी और सी, ठीक है। अब जो ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग्स की, वो वर्किंग्स यहाँ करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो ये तो काम हम कर चुके, फटाफट इसके तो नंबर लो ना मुफ्त के। ये जो हमने काम ऑलरेडी कर लिया है, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप नहीं बेस बताइए मुझे, मैंने नहीं आपको बताई, मज़े की बात है, आपने मुझे ये बेसिस बताई है। तो सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइज़र, वो बाद में, इसकी बेस यहाँ पर हम उस कॉस्ट को फिर यहाँ पे OAR निकालेंगे, फिर OAR की बेस पे डायरेक्ट लेबर आवर्स, पर्चे में पूरा लिखना, डायरेक्ट लेबर आवर्स। दूसरी चीज़ कौन सी है जी? फ्यूल एंड पावर, किलोवाट आवर्स था ये तो, किलोवाट आवर्स। फिर क्या है जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मशीनों की R&M लिख लें, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन्स की, मशीन आवर्स की बेस पे आपने कहा है जी करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री की आपने फरमाया है कि एरिया पे, एरिया की बेस पे करें। एरिया तो किसी भी तरह से हो सकता है ना, एरिया होगा जो उसको कर लेंगे, ठीक है। हाँ इसमें स्क्वायर यार्ड है, एरिया लिख लें। ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कर लेंगे। और कुछ बचा है? उसका कुछ नहीं पता हमें, उसने खुद कह दिया कि प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर कर, और तो कुछ नहीं है। अब इधर देखिए मामला कहाँ पे पहुँचा हुआ है। ये कॉस्ट हैं, इन कॉस्ट को पकड़ के आपने किसी न किसी बेस से डिवाइड करना है। 1000 में कर लें सवाल, चलो। तो 14,400, 13,320, ये देखना ज़रा, मैं आपको ज़रा तरतीब बता दूँ ताकि चलने में आसानी हो। टोटल सैलरी सुपरवाइज़र क्या है 1000 में बताओ? रुपीज़ 14,000, ये 1000 में ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको जिस बेस से डिवाइड करना है वो मेरे पास नहीं है, टोटल बेस निकालनी है, ठीक है। वो प्रोडक्ट वाइज है, वो डिपार्टमेंट वाइज है, वो जैसे भी गिवन है, हमने लेबर आर पूरे बिजनेस के निकालने हैं। ये 1 महीने का डेटा है, 1 महीने के पूरे लेबर आर्स निकालने हैं, ठीक है। जब वो निकल आएंगे उनसे डिवाइड करेंगे तो पर लेबर आर हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। अब वो जो हमने यहाँ पे वर्किंग करनी है छोटी सी, जिसमें हमने ABC को ये चार्ज करवाने हैं, वहीं पर आपके ABC वाले भी पड़े होंगे, उन्हीं को यूज़ करके आप हर एक को प्रोडक्ट को चार्ज भी कर सकते हो यार। दिस इज़ एज सिंपल एज दिस, इतना सिंपल टॉपिक है ये सारे टॉपिक्स ही सिंपल थे। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग से पहले दिमाग इस्तेमाल ही नहीं होता था, टारगेट कॉस्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, मतलब जमाना भी था ना, बेसिक्स में पढ़ा, उसके बाद FY शुरू किया, कॉपी पेस्ट, डेटा उठाया कॉपी पेस्ट किया, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आ गया, डेटा उठाया कॉपी पेस्ट किया,
टारगेट कॉस्टिंग में थोड़ा सा दिमाग चला था, फिर हम डिसीजन मेकिंग की तरफ चले गए थे। ऐसे ही किया था ना डिसीजन मेकिंग में, फिर हमें तकरीबन 2 महीने गुजर गए। उसके बाद फिर हम उससे निकले तो फिर आसानियाँ छा गई आसपास हर तरफ, क्योंकि जैसे डिसीजन मेकिंग से निकले प्रोसेस कॉस्टिंग में आ गए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ गए। वो एंड पे था, इसीलिए मैंने उसकी पिटाई ज़्यादा की है, आपने देखा होगा कुछ अरसे में। अब वो ज़्यादा अच्छे हैं, वहीं से रिवर्स वर्किंग करना। लेकिन आप इंशाल्लाह जहाँ से भी वर्किंग शुरू करोगे, दरमियान में कहीं फंसो तो फंसो स्टार्ट भी ठीक होगा, एंड भी ठीक होगा क्योंकि स्टार्ट आप अक्सर रिवाइज करते हो। हमें रिवीजन शुरू करना, जब भी जोश चढ़ता है एफ बेचारा कई बार रिवाइज हुआ उन्हें। चलो खैर, अब डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने। अच्छा एक मिनट, अगर थोड़ी सी ना हम यहाँ पे हिम्मत करें ना, जगह बच सकती है मेरी वर्किंग के लिए। अच्छा जी, अब वर्किंग वन मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है जी आज? डायरेक्ट लेबर आवर्स की। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए मुझे ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, लेकिन टोटल लिखना मत भूलना, इसी से ही तो काम बनना है फिर आपका। ठीक है, तो ए बी सी और टोटल। ज़रा तंग हो गया माजरत, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, अब तशरीफ़ लाएं, तसल्ली से देखें दिल तो था कि आप ही करके आते, लेकिन एक बच्चे ने किया हुआ था ये सवाल होमवर्क में। किस किसने वैसे किया ट्राई? वही एक बच्चों ने किया हुआ। चलो कोई नहीं, माशा, अब मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है हमें जी। कितने एक यूनिट पर लेबर आवर्स लगते हैं? 1.25 यूनिट्स बने कितने हैं? ठीक है, 1.5, ये बीच वाला तो हटाए ना, 1.75, बस यही है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी वर्किंग कर लेते हैं फिर, हैं जी। फार्मूला लिख लें, ज़्यादा अच्छा मशवरा है। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। हाँ हाँ, 1000 में ही कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब 1000 में करना है जी, भाई कह रहे हैं 1000 में ही कर लें। तो 1.25 इंटू 50,000, या 50 से कर दें और बाद आंसर डायरेक्ट लिख दें, या 50,000 से करके आंसर 1000 बता दें। ये मैंने आवर्स इन थाउजेंड्स लेने हैं। ठीक है, लेबर आवर्स इन थाउजेंड्स। ओके, रुपीज़ नहीं बेटा, लेबर आवर्स हैं जी। 62.5। नेक्स्ट, ऐसे ही 82.5, ऐसे ही तीसरा ही बता दो। 82.5, 105 पूरा। लो जी, टोटल 250। लो भाई, तो डिवाइड किया आपने इसको 250 लेबर आवर्स के साथ, वर्किंग वन का रेफरेंस दे दिया आपने। अब क्या आ गया आपका ओ आर? 5.76 रुपीज़। क्या लिखना है? रुपीज़ लिखा हुआ जी। 5.57.6 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। अब यहाँ पे भी एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है जी? हम कहेंगे जी एक्टिविटी वाइज ओ आर, जो निकला है ओ आर इंटू, अब बेस क्या लिखें, क्या लिखते होते थे, वही मुझे याद करने दो, नई चीज़ क्या लिखनी। इधर देखो, एक दिन नहीं, वो यहाँ पे अल्फाज लिखे हुए थे ये। हाँ, एफ इज रेटेड टू एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म। ठीक है, ये यही लिख लें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी हर एक के साथ भी लिख सकते थे, खैर। इनटू एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म। बच्चों के ना आने की वजह से मैंने डिसीजन मेकिंग की बजाय फिर ये शुरू कर दिया। मैंने कहा हम कुछ तो करें ना, आए जो हैं। लेकिन हमें इससे इतना फ़ायदा हो गया है कि हमारे इंशाल्लाह 10 नंबर से सिक्योर हो गए, अल्लाह ने चाहा। टाइम से आने वालों को तो कभी भी नुकसान नहीं ना हो सकता। लें जी, अब 62.5 इंटू, अच्छा गुंजाइश बनाओ थोड़ी सी, ए बी और सी
ऐसे करते हैं, ऊपर रुपीज़ इन 1000 में लिख लूँगा जी। रुपीज़ इन 1000 आपने कहा था, डिसाइड किया था, रुपीज़ इन 1000 करेंगे ये सवाल। तो अब कैलकुलेटर करते जाओ, मुझे आंसर बताते जाओ जी। 3600 डायरेक्ट 3600 कैसे निकला है जी? 62.5 लेबर आवर्स थे, 57.6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, इतना सिंपल काम है, हालांकि एबीसी फिर मुश्किल है। एफओएच के अंदर क्या करेगा, आपको 10 नंबर पूरे करने के लिए, 9-10 नंबर के लिए, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन करवा देगा। नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी करा सकता है, लेकिन उससे पहले वाला काम जो उसका फेवरेट होता था, पहले एफओएच को डिपार्टमेंट में बंटवाता था, उसमें प्रोडक्शन भी होते थे, सर्विस भी होते थे, फिर सर्विस को एलोकेट करवाता था, कभी रेसिप्रोकल कभी नॉन रेसिप्रोकल के हिसाब से, तो वो फिर वहाँ से सर्विस से प्रोडक्शन में आ गए, फिर डिपार्टमेंटल ओआर निकलवा लेता था। ठीक है, वो ज़्यादा आसान था, एबीसी फिर मुश्किल है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगली चीज़ क्या लिखी हुई है जी आपने? फ्यूल एंड पावर। तो उसके लिए आपने क्या डिसाइड किया जी? तो नहीं, अच्छा चलो ठीक है, किलोवाट गिवन है पर मशीन आर और जालमो, तो 6 किलोवाट पर मशीन आर है, 0.3 इंटू, देखो ना ये मशीन आर भी तो पर यूनिट ही है, तो अल्टीमेटली अगर मशीन ने एक आर चलना है तो कितना टाइम चलना है एक यूनिट के लिए? आप 6 को 50 से करें ज़रा, क्या आंसर आता है जी? अच्छा, और फिर उसको 0.3 से कर दें तो जी, तो कैसे करना पसंद करेंगे? जैसे आप लिखना चाहें फिर वही लिख लें, फार्मूला लिख लेंगे ना। हम यूँ करते हैं कि जी हम करते हैं, हाँ यूँ करते हैं, 50,000 प्रोडक्शन की इंटू 0.3 किया तो हमारे रिक्वायर्ड मशीन आर्स आ जाएंगे। फार्मूला ज़रा इजी लिख लिया ना। मशीन आर्स कितने आते हैं 50,000 3.3? 15,000 मशीन आर्स इंटू 6 रुपीज़ पर मशीन आर। अब ये फार्मूला ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है जी? मशीन आर्स नहीं, फ्यूल एंड पावर को मशीन आर्स की बेस पे तब करते हैं अगर किलोवाट आवर्स गिवन, अगर ये बेस ना हो तो टेबल रिवाइज करना अपना। अब मुझसे ना खुलवाओ वो टेबल, ठीक है, मेरा मुंह ना खुलवाओ, परवाना कर दूंगा मैं तुम्हें, जला दूंगा मैं तुम्हें, क्षमा कर दो। अच्छा जी, लो मेरे बच्चों, क्या चीज़ नहीं, किलोवाट आवर्स, किलोवाट पर मशीन आर। हम ये बेसिकली, ये किलोवाट आवर्स का मतलब क्या होता है, पर आर कितने किलोवाट, तो मैंने वो लिख दिया, किलोवाट पर मशीन आर, किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमने क्या डिसाइड किया है जी? प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन इनटू मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू किलोवाट आवर्स। ठीक है जी, अब इधर देखो, ये देखो 50,000 इंटू 0.3 इंटू 6, 90,000 1000 में चल रहा है। नेक्स्ट 198, नेक्स्ट 378, टोटल 666,000। इतने किलोवाट्स मशीनों ने पूरे बिजनेस में इतने किलोवाट्स खा जाने एक महीने के अंदर। समझ आइए? कोई हैंड आउट नहीं दिया भाई, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर? पास पेपर चाहिए, इधर आओ, ये पढ़ा है पास पेपर कोई? देखो R1 के पढ़े हैं, उधर देखो कहीं, वो क्या पढ़ा है, वो आगे क्या पढ़ा है, वो मुझे लगता है ये पास पेपर पढ़ा है ना। ले यार, अल्लाह ने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया। अच्छा जी, तो इतने किलोवाट्स एक महीने में 6,66,000 किलोवाट खा जाने इसने, तो जगह बदल लो यार, इसको करो यार कुछ, इसका कुछ अहमद को छेड़ो ना। मुझे डिसीजन मेकिंग तुम लोगों के, मैंने शुरू नहीं की। फिर कई बच्चे, उनमें से अभी तक एक भी नहीं आया जो कह के गए हैं कल मुझे स्पेशल FAR1 क्लास को, सर आपने डिसीजन मेकिंग से शुरू करना है, हम बाद में थक जाते हैं। मैं कहा ठीक है, अभी उनमें से कोई भी नहीं आया। अब डिसीजन मेकिंग शुरू कर देता ना,
अच्छा तो था, कर देता, एक तो आ गया उनमें से, देख लें, मुबारक हस्ती। इसने कहा था डिसीजन मेकिंग से शुरू करिएगा। अब डिसीजन मेकिंग से हमने शुरू किया होता तो डिसीजन मेकिंग तो हो गई होनी थी रिवाइज। अच्छा जी, लेकिन हम एक्सपेक्टेड टॉपिक तो पहले कर लें, हमने वो तैयार कर लिया, ये रह गया उससे। जी जी बेटा जी, इधर देखो जी, रुपीस कितना है जी? अब क्या लेना है? अब वो कॉस्ट लेनी है, कितनी थी? ये 13,320। हम हज़ार में ही चल रहे हैं, सारा सवाल ही हज़ार में चला लिया हमने, तो 13,320 डिवाइडेड बाय 666 किलोवाट आवर्स, ये वर्किंग 2 हो गई, तो ₹20 पर मशीन आवर पर किलोवाट आवर। यस सर, ऑटो पे लगे हुए हो, यस सर। अब इधर देखो, ये काम हुआ पड़ा है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, क्या OAR निकल आया है, इंटू 20 इंटू 20 इंटू 90, 20 इंटू 198, 20 इंटू 378। तो ये सबसे आसान सवाल था इस पर्चे का, हालांकि आपने इससे भी आसान देखे हैं, लेकिन ये फिर सबसे आसान था, इसमें से नंबर आ ही जाते हैं जी। 1800 75। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज पासिंग की किस सवाल में थी? इसी सवाल में। क्यों ना होती? सवाल खुद बता रहा है, क़यामत खुद बताएगी, क़यामत खुद। सवाल खुद बताया था कि इतना पासिंग, बड़ा पासिंग रेट क्यों था जी। उसके बाद क्या है जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी है टोटल? रिपेयर मेंटेनेंस है टोटल 9,000, 9 मिलियन की रिपेयर मेंटेनेंस है। लेकिन हमने इसको किस बेस पर डिसाइड किया बांटना? अब मशीन आवर्स चाहिए हमें, थोड़ी सी गल बहरहाल आगे पीछे हो गई ज़रा, मशीन आवर्स, चलो खैर गुजारा तो कर ही लेंगे। तो 9 मिलियन को डिवाइड करना है मशीन आवर्स से, मशीन आवर्स निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर मशीन आवर्स ए पर, ए प्रोडक्ट पर कितने मशीन आवर्स लगे, कितने मशीन आवर्स लगे, तो कहता है जी 1 यूनिट पर 0.3, अभी तो निकाल रहे थे, 1 यूनिट पर 0.3 मशीन आवर्स लगते हैं, तो 50,000 इंटू 0.3 करो तो। अब नंबर ऑफ मशीन्स का क्या करना फिर हमने, क्या ख्याल है? नहीं, या तो फिर मशीनें पकड़ो या फिर यूनिट्स पकड़ो। भाई जितनी मशीनें भी हैं, फिलहाल इसको मैंने क्रॉस किया इस पॉइंट के लिए कि कितने यूनिट्स बने हैं आपके पूरे महीने में, बनेंगे बजट में, बनेंगे बोल देता हूँ, माफ़ कर दिया करो कि बजटिंग बजट बना रहे थे, वो यार निकाल रहे थे जी। कितने यूनिट्स हमने बजट किए हैं? 50,000। हर यूनिट पर 0.3 हर मशीन लगाती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मशीन आर पर यूनिट पर मशीन नहीं, तो इसलिए 30 मशीनें लगी हुई हैं हमारी और एक जैसी होंगी, डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के ऊपर एक जैसी मशीन लगती होगी, तो बहरहाल 0.3 को ही पकड़ें फिर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है फिर इस पॉइंट के लिए, तो 55,000 इंटू 0.36, तो फॉर्मूला क्या बन गया ज़रा देख लो, वहाँ पे लिखना भी है जी। कितना? क्या चीज़? प्रोडक्शन इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स इंटू मशीन आवर्स पर यूनिट, उसके आगे कुछ भी नहीं किया जी। 15,000, 19,800, कितना? 25.2, 60,000 मशीनी घंटे लगेंगे टोटल इस महीने। उधर ही भाई, उधर ही, मेरे पीछे क्यों भाग पड़ते? 60,000 मशीनी घंटे लगेंगे। अच्छा, अब हमने इसका टोटल तो वैसे ही किया हुआ है, मतलब जो FOH हमने बांटना है, तो 60,000 से डिवाइड कर दो 60 मशीन आवर्स, वर्किंग नंबर 3, 150 पर मशीन आवर। अब उसके बाद यही निकालना था मकसूद व मतलूब, 150 इंटू 15, 150 इंटू 19,000, 150 इंटू 25,2, जल्दी से बताओ। 80। देख लो, इसका टोटल 9,000 के बराबर हो, बांट दिया हमने। फिर नेक्स्ट, रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री वाली पहले लिख दी है मैंने यार, बड़े आप लोग। अच्छा हो गई है, दूसरी तो हो गई है, मैं भी कहूँ पहले लिख जी, अभी की है। रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री वाली 6360, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री
₹6360 डिवाइडेड बाय, अब मुझे चाहिए टोटल एरिया, ठीक है। ज़रा जगह अभी सही कर लें, ऑर्डरिंग, डिपार्टमेंट, कॉस्ट और बाकी फिर अदर थे। जमाइयाँ मत लो, आखिरी क्लास में कौन जमाइयाँ लेता है। अब ये ना कहना मैं बकरी होती है यार, कोई मारकर किसी काम का नहीं निकला अभी तक। ये पड़े हैं सारे लाशें, लाशें ही नहीं मेरे वास्ते थे, जिंदा लाशें हैं, जिंदा लाशें हैं। आप लोग तो जिंदा लाशें नहीं है ना, जाग रहे हैं ना। हाँ, पर्चा पास करना है ये वाला, ये तो लाजमी हो जाएगा पास इंशाल्लाह। आपको वैसे ही हो जाना है, आप ये वैसे ही हो जाना इंशाल्लाह। देखना, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कैसे पास हो, पर पास हो जाएगा। आपके सीनियर्स बहुत सारे बैठे होंगे FAIR 2 में, जाके सारे FAIR 2 वाले देख लो, जाके पूछ लो उनसे, पता नहीं लगेगा कि कैसे पास हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसा पर्चा है, जैसा पर्चा है। इदरीस भाई किधर है? अच्छा जी, जी बेटा जी। तो हमें एरिया चाहिए, एरिया, एरिया ले, एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच मशीन। आ गई ना मशीनों की जरूरत, पड़ गई ना, क्रॉस लगाने वालों पड़ गई ना। एक मशीन कितनी जगह घेरती है? 20 प्रोडक्ट ए बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते मेरी आंखें तरस गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आते साथ सबसे पहले तुम्हें ढूंढा है। छुपने वाली तुम चीज नहीं थे। आगे हो जाओ यार, आगे हो जाओ, कोना दे दो इसको, आज कोना दे दो। अच्छा है ना, कोई एक इधर बोझ असल में बराबर तभी होता है, बैलेंस हमारी क्लास तभी होती है, सारा वजन तो इधर पड़ा होता है। ऐसे फिर यूं हम हमारा बराबर वजन है दोनों का, ठीक है। क्या वेट कैटेगरी में फाइट हो सकती है हमारी, लेकिन इसीलिए हमने टैग टीम कर लिया, तुम सबके मुखालिफ। अच्छा सुने, प्रोडक्ट ए की जो एक मशीन है, भाई क्या चाहिए यार, बच्चों को तंग मत करो, क्या चाहिए इधर देखो, कोई और पर्चा पड़ा है। अभी भी कुछ लोग हैं जो आ गए हैं, शुक्र है। बुक के पीछे सीडिशन अटेम्प्ट है, अगर आप नोट्स लाए हो तो वो भी नहीं लाया आप, बड़ी मेहरबानी, आप खुद आ गए। भाई असगर को कहें कि पेपर्स जो हैं वो कुछ पड़े होंगे ले आए, एक दिन बीच में पड़ गया है, पकौड़े रख के खा लिए उन्हें अब तक। सुने बेटा, मशीन देखे, टाइम में ज़ाया करें। फिर मैंने तो 2 बजे तक, 2-3 बजे तक सोचा हुआ, तो 4-5 तक इसी वजह से जाता है आप लोग जो छेड़खानियाँ करते हैं। 2-3 बजे तक सोचा हुआ है, नहीं उससे पहले तक, वैसे मैंने ज़ोहर तक सोचा हुआ है, ये काम ही नहीं है। इसके बाद 2 सवाल है, तो मैंने एक एडिशनल सवाल कराना है बीच में, रेलेवेंट कॉस्टिंग का। फिर उसके बाद 7वां सवाल, इतना आसान। आप कहोगे यार ऐसे ही पता नहीं क्यों 14% आया। आपने ऑप्टिमल स्टॉक वाला सवाल किया, उसमें रिजल्ट 14% आपको लगता था आपका होगा, मतलब आप पास, आप 14 में होंगे या आप दूसरों में होंगे? आप 14 में ही होंगे। भाई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बस ऐसे ही बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो जो नहीं पढ़ते उनका रिजल्ट ख़राब होता है। अच्छा जी, लें जी, लें जी, लें। एक मशीन जगह घेरती है 20 स्क्वायर यार्ड ए प्रोडक्ट बनाने वाली एक मशीन, तो टोटल ऐसी 30 मशीनें हैं। दूसरी बी वाली ज़रा छोटी मशीन है पर ज़्यादा है, सी वाली दरमियानी है, उससे भी ज़्यादा है। बहरहाल तो एरिया निकालेंगे स्क्वायर यार्ड्स के अंदर, तो एरिया स्क्वायर यार्ड्स में निकालना है। तो स्क्वायर यार्ड्स, एरिया ऑक्यूपाइड लिख लो यार, नहीं यहाँ पे क्या लिखना था, यहाँ पे लिखना था स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। तो स्क्वायर यार्ड्स मैं यूँ लिख लेता हूँ, वैसे तो यार्ड स्क्वायर लिख लेते, लेकिन स्क्वायर यार्ड्स इनटू नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है जी। अब ये देख लो, अब एक बार फिर बता देना मुझे, 20 × 30, 18 × 40, 16 × 50, जल्दी से बोलो। 600, 720 या 50, 720, 800, 2120, 2120 स्क्वायर यार्ड्स। ये आ गया जनाब आपका वर्किंग नंबर 4 से, और ₹3 पर स्क्वायर यार्ड, 3 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अब तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये काम भी हो गया। इस वर्किंग की तरतीब का फ़ायदा क्या है?
3 इंटू 600, 3 इंटू 720, 3 इंटू 800, 1800। अगली कॉस्ट कौन सी बांटनी है प्रोडक्ट्स को? हाँ, लेकिन हम डिपार्टमेंट्स को नहीं बांटते, हम प्रोडक्ट्स को बांटते हैं। और इसी तरह से ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कभी अपना OAR निकालते हैं। तो कॉस्ट है कितनी? 3300। और इसको बांटना किस बेस पे है? तो 3300 तो हमने लिख लिया, डायरेक्ट हमें अवेलेबल था, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए वर्किंग 5 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। नहीं ना बेटा, ऑर्डर क्वांटिटी की बेस पे तो नहीं ना बांट सकते। देखो, प्रोडक्ट ए के क्वांटिटी लिखो, रिक्वायर्ड थी 1,00,000, तो उसके 4 ऑर्डर्स हैं। अब आपको नहीं जी 25,000 27,000 इसकी बेस से बांट लें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसकी 1,00,000 रिक्वायरमेंट है तो इसके 4 ऑर्डर्स होंगे। हो सकता है इसकी 50,000 रिक्वायरमेंट हो तो इसके तो फिर 2 ही ऑर्डर्स होंगे ना। फिर इस बेस पे कैसे बांटोगे? इसमें तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे बांटते हैं, ठीक है। EOQ तो मत भूलो। अब क्या करें जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने। तो रॉ मटेरियल परचेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, कितना कितना आ रहा है? पहला कितना आ रहा है? दूसरा करके गए थे, बल्कि ये तो करके गए थे हम। इन बदल लो पाए ऐसी धोखा जरा मैंने दिता है नीला काला जी। इधर देखो जी, क्या है जी? परचेज क्या अल्फाज लिखे हैं? चलो, परचेजेस या रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ओह, EOQ आ गया हमारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ गया जी। 3 6 7 8 9 भी लिख लूँ? अच्छा जी, 12 डिवाइडेड बाय 12 ऑर्डर्स, वर्किंग 5। तो कितनी कॉस्ट पर ऑर्डर है? ये थाउजेंड्स में है, ये भी थाउजेंड्स में है। लेट आने वालों, ये भी थाउजेंड में कॉस्ट ले ली, तो ये जो यूनिट्स, ये आवर्स, ये हर चीज़ बेस भी थाउजेंड्स में कर ली। ये आंसर सेम ही आ रहा है। पूरे रुपीज़ लिखो तो पूरे आवर्स या यूनिट्स वगैरह लिखोगे तो रेट फिर भी यही आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आसान सवाल था, घर करना था। अभी मैं यहाँ पे पार्ट क्लोज कर दूंगा ताकि ये आप लोगों को अलग से मिल जाए, ये आप ले लीजिएगा लेट आने वालों, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट, क्योंकि हमने FOH को रिवाइज़ किया इसमें और एक्सपेक्टेड भी है FOH। जाहिर है इस ग्रेड में से सवाल इसमें से आना है, ABC का आ गया, FOH का आएगा। ABC हमने रिवाइज़ कर लिया, FOH जब हमने सामने रखा और बोला तो यूँ लगा कि जैसे अभी अभी करके हटे हैं। आता ही इतना अच्छा था, तो बस आपने लेक्चर ले लेना है। 275 पर ऑर्डर जी। अब 275 इंटू 3 1350 बोला अब्दुल्ला तुमने, नहीं तुमने लगा 50 बोला। इट्स नॉट ओके, इट्स ओके। हाँ जी, आखिरी कॉस्ट अदर FOH की है 1275, जिसको उसने कहा है प्रोडक्शन के यूनिट्स की बेस पे बांटो। तो प्रोडक्शन यूनिट्स भी लिख तो लें ना, क्योंकि टोटल तो फिर भी करने हैं हमें। तो प्रोडक्शन यूनिट्स 50,000 थाउजेंड में लिखना है, 55,000 और 60,000, 165,000। ये सब थाउजेंड्स में चल रहे हैं, ऊपर लिखा होगा, वो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, असल में यहाँ लिखना होता है। ये किलोवाट आवर्स थाउजेंड्स में, मशीन आवर्स थाउजेंड्स में, एरिया ऑक्यूपाइड थाउजेंड्स क्या, थाउजेंड्स के एरिया, 1000 मशीन आवर्स, 1000 में किलोवाट आवर्स, 1000 में ऑर्डर्स, 1000 में प्रोडक्शन यूनिट्स। तो हर चीज़ थाउजेंड्स में रखी हुई है हमने, ठीक है। जब हर जगह सिर्फ थाउजेंड है तो तुम्हारे साथ लेबर आर 1000 में क्यों लिखा हुआ है? तुम भी सिर्फ 1000 लिखो। अब सही, एक जैसे जी। कहाँ? ये ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, थाउजेंड्स में ही है। एक मिनट, नहीं, अच्छा हाँ, ये नहीं, हाँ यू आर रैट, आई एम कैट, बट you guys are going to skip away from my hand, slip away from my hand today। आखिरकार तुम लोग बच ही गए। अल्लाह करे, अल्लाह करे कुछ ऐसा ना आ जाए सामने कि कल का दिन लगाना पड़ जाए। हैं 1 2 डिवाइड बाय
165 क्या यूनिट्स, 165 यूनिट, तो ये पर यूनिट आएगा वर्किंग 6 7.73 भी है पर यूनिट। ये रेट बिल्कुल ऐसे ही आना था, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे हमने, हाँ ये पर ऑर्डर आया, ये नंबर ऑफ ऑर्डर दिए, पर ऊपर कॉस्ट जो है वो 1000 में थी, ठीक है। अच्छा ले जी 387 425 460 कुछ बचा है। उसने कहा था कंप्यूट करो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर, अब इसका करेंगे हम टोटल। और इसको इसका कर देते हम टोटल FOH। ये देखो फॉर्मेट में ज़रा इधर आओ, ज़रा देखो ज़रा, हम क्या लिखा करते थे, ये प्रोडक्ट वाइज टोटल FOH डिवाइड करेंगे, नहीं अब यूनिट से नहीं, हम करेंगे लेबर आवर से, तो हमारा प्रोडक्ट वाइज पर यूनिट FOH आएगा, सॉरी पर लेबर आवर FOH आएगा रुपीज़ के अंदर। ये काम यहाँ पे पहुँच गए, तो प्रोडक्ट वाइज टोटल FOH पे हम पहुँच गए। इदरीस इदरीस आया था, क्या करने आया था हैं, टोटल प्रोडक्ट वाइज। किधर आए हो, किधर आए हो हमारी क्लास में, हैं क्या करने, वाटर बॉटल दो भाई इसको, अंदाज़ा ठीक है तुम्हारा, ज्योतिषी हो तुम। वो तुम्हें खिलाएंगे हम। बस बिरयानी का नाम लेना, उससे मार पैंदी, बाकी कुछ ना कुछ कर ही लेंदा गुजारा। बोलो जी। हाँ 153 भाई अहमद ने कल जो मुझे पंजीरी खिलाई, और 21, तब से एनर्जी लेवल्स ही मेरे बहुत हाई हो गए। 21626, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करना है जी हमने, हाँ डिवाइड करेंगे टोटल, बल्कि प्रोडक्ट वाइज टोटल यूँ लिखना ज़्यादा बेहतर है, कहीं आपको गलती ना लग जाए। प्रोडक्ट वाइज टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, और ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं वर्किंग 1 में ही थे, वर्किंग 1 से हमें मिल चुके हुए हैं। ये उठाकर यहाँ लिखो, ये 62 पॉइंट 10662, ठीक है। अच्छा जी 62.5 82.5 105, लो जी ये क्या निकलेगा हमारे पास, जो उसने अल्फाज लिखे हैं ना मैं वही लिखना चाहूँगा। ये क्या है जी, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट वाइज FOH का रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है। तो आंसर बताना पसंद करेंगे, ये होगा रुपीज़ में ना, ठीक है। 171 एग्जैक्ट पॉइंट 170.59, पता नहीं आगे कैसे आंसर दिया हुआ है, वो देख के फिर राउंड करूँगा मैं, मैच भी करना होता है ना भाई, रिजोल्यूशन पहले तो बंदा कर रहा था सवाल जी, फिर वही जब 2 डेसिमल यूज़ कर लिए एक बार तो कर लिया हमने, कहता 26 या 96, अब्दुल्ला का किबला दुरुस्त करो भाई राज, अभी से ही ऐसे कर रहा है तो जी। एक मिनट विच भी फ़ौरन नहीं बोलना, मैंने सोल्यूशन चेक करना, हाथ ते नहीं बोलना। क्या है ये, है ये साज है, नहीं साज नहीं आवाज़ है, ये क्या है जी 170.58, चलो इन्नी गुंजाइश है। 186.27
205 4 या 9 6, ठीक है, थोड़ी सी कहीं पे इधर की उधर गई है, ठीक है, इधर की उधर। लो जी, अगली बार वालों के लिए हाँ, अगली बार वालों के लिए गोली तैयार हो गई है। या अगली बार वालों को ऐसे ही दे दूंगा, अगली बार में कुछ और नया करा लूंगा इस टाइम में ना। क्या आपको पिछली बार वाला मिला था FOH का सवाल पार्ट बी में? नहीं, वो करा ही दिया था मैंने। इसलिए ना टाइम से शुरू किया, टाइम से ख़त्म किया, अल्लाह ने क्योंकि छुट्टी भी ना हुई तो सब कुछ ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ले जी सवाल। ये फिर करके देखेंगे, ठीक है, जितने उसके होंगे उतने निकल जाएंगे यार। अच्छा जी ये हो जाए अगर और वो हो जाए तो कितने नंबर निकल जाएंगे? तुम ये सोचो ये होगा क्यों? ऐसे सवाल में भी ये होना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल में भी ये हो जाए तो। कैलकुलेशन में होती है मिस्टेक भाई, मुझे पेपर में बिठा दो, मेरे से भी गलतियां होंगी। लो जी, एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा सवाल है ये? 6 सबसे हाईएस्ट इसके मार्क्स, ठीक है जी। तो सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ लेबर आवर्स। चवला मारी है। फ्यूल एंड पावर को कहते हैं नंबर ऑफ मशीन्स की बेस पर कर दिया, या मशीन आवर्स की। अहमद भी लब गया जी, कहता था मशीन आवर्स की बेस पर कर दें। हालांकि टेबल बनाया था जिसमें लिखा था फ्यूल एंड पावर, बड़ी बड़ी मशीनों की बिजली की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, उसके लिए हमेशा बेस्ट क्या है? किलोवाट आवर्स बेस, ना हो तो मशीन आवर्स, ना हो तो मशीन आवर्स, ठीक है। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस को एलोकेट किया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ मशीन आवर्स। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री वाली को एलोकेट कर दिया एरिया बेस्ड ऑन एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच मशीन। ईच मशीन तो नहीं ना, ये भी अहमद फिर मिल गया मुझे। द ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट वॉज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे करते हैं, इसने भी यही कहा है ना थोड़ी देर पहले, वैल्यू की बेस पे कर लें, कुछ ऐसा ही कहा है इसने, वैल्यू ना सही, क्वांटिटी और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। आ गया अहमद, नहीं ऐसे करना, खुदा के लिए तुम इनमें ना आना। वाइल कंप्यूटिंग ओवरहेड पर लेबर आवर, टोटल ओवरहेड्स वर डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। हद हो गई यार, टोटल लेबर आवर मतलब कैसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं, पढ़ा करो बच्चे। क्या मतलब? उन्होंने एक यूनिट पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, उन्होंने टोटल FOH को उससे डिवाइड कर दिए। भाई प्रोडक्ट ए के ऊपर कितने लगते हैं हमने उससे डिवाइड करना था, 62,500 लेबर आवर्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लेबर आवर ये 1.25 से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट से डिवाइड कर दिया। ये वो कह रहा है एग्जामिनर। खैर एनीवेज, यहाँ पे हम पार्ट को क्लोज कर देते हैं ताकि लेट आने वाले ख़वातीनो हजरात जो हैं वो इस पार्ट को ले सकें अलग से। क्लोज़ करें इसको।